तो आइए स्टूडेंट्स, आज प्लांट सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि यह जो फिगर है यह अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बिखरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि पहले हम लोगों के पास सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करते थे जिससे वस्तुओं को इनलार्ज करके देखना मुश्किल था। तो बाद में चल के नॉल एंड रस्का ने 1932 में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखा गया तो सभी सेल ऑर्गेनल्स स्पष्ट दिखाई दिए और तब पूरे सेल ऑर्गेनल्स का नामकरण करते हुए उसके फंक्शन इत्यादि को बताया गया। तो आइए सबसे पहले इस क्लास में हम जानते हैं कि ये जो सेल है और इसका आउटर मोस्ट जो लेयर दिखाई दे रहा है, आउटर कवरिंग जो पार्ट है, इसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, यह क्या है? तो यह सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या काम है? तो ये प्रोटेक्शन तो देता ही है, एक रेगुलर शेप देता है इस प्लांट सेल को। यह सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। स्टूडेंट्स आप लिख भी लेंगे कि सेल वॉल जो आउटर कवरिंग पार्ट है यह सेलुलोज का बना होता है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं विशेषकर सेल के बारे में, तो इसको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक ये जो आउटर कवरिंग सेल वॉल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल के जस्ट पीछे सेल मेम्ब्रेन होता है जो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो व्यू है, न्यूक्लियस और सेल वॉल के अंदर की जो संरचनाएं हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। तो ये सेल वॉल के यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद और न्यूक्लियस के इधर ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं और ये केंद्र में जो है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को आप देख सकते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या पूछा जाता है व्हाट इज सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये तमाम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसके बाद पूछा जाता है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये तमाम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, हम आपको बताएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता दिया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा इसके ठीक सटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह सेल वॉल के ठीक पीछे होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है? तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा वांछित और अवांछित पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अर्थात मैं बताऊं आपको, सेल को अगर किसी पदार्थ की जरूरत है तो वो लेगा, अन्यथा इस मेम्ब्रेन के माध्यम से उसको जाने देगा। अर्थात क्या है, वांछित पदार्थ को वो रिसीव करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन एज सिलेक्टिव परमेबिलिटी। स्टूडेंट्स आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं कि ये जो आप व्यू देख रहे हैं यह क्लोरोप्लास्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट है। स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको, एनिमल सेल में तो प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेकंड क्रोमोप्लास्ट होता है और थर्ड लीकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है?
तो क्लोरोफिल ही एक माध्यम है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है उसके सहारे एक पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है। इसलिए क्लोरोफिल को फूड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, अर्थात क्लोरोफिल ही किसी प्लांट्स का रसोईया माना जाता है। स्टूडेंट्स आप जान ले। अब मैं आपको बताऊं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट आप प्लांट्स पर जो फल फूल लगते हैं उसको जो कलर मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही मिलता है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं स्टूडेंट्स। यह जो जैसे कि किसी प्लांट्स का वह भाग जो भूमि में रहता है वहां ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे रूट में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैं आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप बताएं या क्लोरोप्लास्ट पर कमेंट्स करें तो स्टूडेंट्स आप अवश्य लिख सकते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं इस ऑनलाइन के माध्यम से क्लास देने के बाद मैं नोट्स का प्रिपरेशन भी कर रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अर्थात ब्लैक बोर्ड पर मैं फिगर बनाकर, फिगर ड्रॉ करके जो आपको कन्विंस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करके मेरे नोट्स में लिखे गए हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि यह जो पार्ट्स है यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और यह जो ये गोलाकार केंद्र में जो गोलाकार स्फेरिकल जो शेप है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है, जैसे इस प्रकार आप देखते हैं सेल में पूरा ये जो व्यू दिखाई दे रहा है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है और यह व्यू जो है यह न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ये नेट जैसी संरचना अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, क्रोमैटिन। देखिए अब क्रोमैटिन जो है ये क्रोमैटिन यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन प्रोसेस में यही क्रोमैटिन जो अभी स्पष्ट नहीं है यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। स्टूडेंट्स आप जान ले क्रोमोसोम्स पर जीन अवस्थित होते हैं, जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस के बारे में मैं बताऊं, न्यूक्लियस एक मैनेजर का काम करता है। सबसे मेन पार्ट सेल का अगर कोई है तो क्या है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है, इसलिए मैनेजर के नाम से, ये प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसके सटे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्यू है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो स्टूडेंट्स रफ किसे कहते हैं, स्मूथ किसे कहते हैं, आप जान ले। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं ना उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है उसे स्मूथ कहते हैं। अब राइबोसोम क्या है स्टूडेंट्स, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, सॉरी प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और प्रोटीन आरएनए के राइबोसोम्स जो है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं और यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। स्टूडेंट्स राइबोसोम इज नॉन एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, याद कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि यह जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है यह गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने देखा था और उसी के नाम पर इसका नामकरण रखा गया गोल्जी बॉडी।
स्टूडेंट्स, गोल्गी बॉडी जो होता है ये क्या करता है, तो प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पैकिंग करता है और फिर उसको कैरी करता है, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के भी नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत अहम पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा यहाँ बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, जहां पर कार्बन युक्त ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बनते हैं और फिर वहां से दूसरे स्थान पे ले जाए जाते हैं। तो उसके बाद में आप यह व्यू देख रहे हैं, ये जो व्यू वैक्यूल्स है, ये स्टूडेंट्स वैक्यूल्स है। ये जो व्यू 2 दिखाई दे रहा है, एनिमल सेल से अगर कंपेयर करें तो प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में कम होता है, पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में बहुत कम, बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। अब मैं बताऊं स्टूडेंट्स कि इसका काम क्या है, तो ये स्टोर हाउस है। इसमें मिनरल्स, O2, CO2, वेस्टेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट सेल के व्यू को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया और इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का क्लास मैंने आपको दिया। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास मेरा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उसको शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैं बताऊं स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और ये 8th क्लास, 9th क्लास, 10 में तो नहीं 11 में पढ़ने हैं, अर्थात 8 से लेकर 12 तक आप अगर इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज का क्लास मेरा यही समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।